अच्छा विनायक जी, हमारे साथ अंकुर अग्रवाल जी भी अब आ गए हैं। अंकुर अग्रवाल जो कि अंकुर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के एमडी हैं। सर स्वागत है आपका। सर शुरुआत अब आप ही से कर लेते हैं एक सवाल के साथ। मेरा सवाल दोनों से यही था कि पहली चॉइस उत्तर प्रदेश ही क्यों? इतनी दिलचस्पी 6 साल में निवेशकों की जो देखने को मिली है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? माइक। मैम, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लेबर जहाँ भी हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे साउथ में हो, जो लेबर है वो माइंड हमारा ही है, वो श्रम हमारा ही है। जैसे कहीं भी हम बॉम्बे में जाते थे तो वहाँ जितनी भी लेबर हमको मिलती थी वो सारी की सारी यूपी की मिलती थी। तो हम मटेरियल भी वहाँ से ला रहे हैं, लेबर भी हमारी है, पैसा भी हमारा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे वो सुरक्षा की गारंटी नहीं थी हमारे पास, जिसका हमको डर था कि हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कर्जे में डूब जाएंगे या हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये मन में शंकाएं थीं। तो कानून व्यवस्था पर जो काम हुआ है उससे आप ज़्यादा खुश हैं? मैम, कानून व्यवस्था भी है, बाकी जो निवेशकों को आज की तारीख में सरकारी मददें मिल रही हैं, डीएम्स और अन्य अधिकारी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। मतलब वो हम लोगों को बैठाते हैं, हम लोग से बात करते हैं, हम लोग की समस्याएं सुनते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी ग्राउंड पे बहुत हैं, निवेशकों के लिए बहुत है, लेकिन उन प्रॉब्लमों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ये वाकई सत्य है। हरीश जी, क्या देखा जाता है, मतलब जब किसी स्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो रोड नेटवर्क, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, सिक्योरिटी, क्या क्या पैरामीटर्स क्या होते हैं? आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं? देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रेल नेटवर्क किस तरह से है, वहाँ पे एयर नेटवर्क किस तरह से है, हाईवे के किस तरह से है। और यूपी ने तो एक नया आयाम सेट किया है जहाँ पे वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर टूरिज्म भी इन्होंने डेवलप कर दिया। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब चीज़ें टॉप ही जा रही है। कि अगर रिवर एयरपोर्ट के बारे में बता रहे हैं जो तो एशिया का सबसे बड़ा रिवर टूरिज्म के बारे में बात हो रही है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है। और जितनी भी चीज़ें इस तरह से अगर होती रहेंगी तो इन्वेस्टर का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये जताता है कि ये एक प्रदेश के बारे में बात नहीं हो रही है, ये दुनिया को देख के बात हो रही है। जब दुनिया को देख के बात हो रही है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ता है कि मेरी मार्केट सिर्फ एक प्रदेश के लोग के लिए हो रही है, मेरी मार्केट भी बहुत बड़ी होने वाली है यहाँ से। नहीं, लेकिन सरकारें तो आती जाती रहती। मतलब विनायक जी, आज योगी जी हैं, हम आप तीनों की बातें सुनकर पता नहीं ऐसा लग रहा है यूपी का जन्म ही 17 में हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना सर? 17 से पहले भी इन्वेस्टमेंट थी, 17 से पहले भी सरकारें थी, 17 से पहले भी उद्योगपति थे। हाँ, आप बोलना चाह रहे, बोलिए ना अंकुर जी। ऐसा है कि सरकारें थी, मैं 12-13 साल से इंडस्ट्री लगाने के लिए भटक रहा था लखनऊ में। एक इंडस्ट्रियल ज़मीन मुझे नहीं मिली थी और 2018 में प्रधानमंत्री जी ने एक इन्वेस्टर समिट करी थी जी, जिसके अंदर उन्होंने ज़मीनें दी, मुझे उसमें ज़मीन मिली। वो पहला इन्वेस्टर समिट था जी 2018। और अगर आप बात करें तो सन 80 के बाद, नारायण दत्त तिवारी जी के बाद लखनऊ में कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बना है। मतलब एनडी तिवारी जी को कितना टाइम हो गया मुख्यमंत्री बने, मुझे बहुत सही नहीं याद है, यहाँ जो लोग बैठे होंगे उनको याद होगा। टेल्को लाए थे, वो एक टेल्को को लाए थे, उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा, ये सच है। और मैं आपको उसका एक दूसरा तरह से आंसर दूंगा कि पहले होता था कि नहीं होता था। पहले इंडस्ट्री ड्रिवन था, अब गवर्नमेंट ड्रिवन है। डिफरेंस ये है, क्लासिक एग्जांपल, जैसे मैं चाइना में इन्वेस्टमेंट करने गया कुछ 15-16 साल पहले, तो वहाँ 5 शहरों के मेयर आए थे मुझे बिड करने कि आप मेरे शहर में लगाइए, मैं आपको ये सुविधा दूंगा, आप आइए मैं बिजली फ्री कर दूंगा, आप आइए आपके नाम पे मैं रोड कर दूंगा, आपके लिए वहाँ पे गाँव के अंदर पूरा इस्टेब्लिशमेंट हम दे देंगे। वहाँ पे वो हमें बिड कर रहे थे, यहाँ पे हम बिड करा करते थे। वो फ़र्क आया है। जैसा कि अभी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं अंकुर, उन्होंने कहा ये चीज़ कि स्टेट के अंदर जो चैलेंज था वो था कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नमेंट सपोर्ट उतना नहीं मिलता था। आज हमारे पास जैसे यहाँ गंगवार जी लखनऊ में डीएम हैं, हम यहाँ कुछ नया इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनका खुद फ़ोन आया 2 बार, उसके बाद सीतापुर के डीएम का आया अमित कुमार जी का कि ये आपका ये रिसोर्स है जिसकी यहाँ ज़रूरत है, तो क्या मैं अपनी टीम आज भेज दूँ? तो वो जो स्ट्रक्चरल थॉट प्रोसेस डिफरेंस है वो लीडरशिप से आता है। यानी कि कुल मिलाकर जो ईज ऑफ डूइंग का विजन पीएम मोदी का है, उसी की वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप हुआ है कि पहली चॉइस अब ये राज्य बन चुका है। बिल्कुल, जब आप आते हैं और कई बार तो होता है कि आपने अखबारों में पढ़ा, मीडिया में सुन लिया और आपको लगता है कि चलो सहूलियत है, जाके देख आते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड किसी प्रदेश में जाते हैं शायद आपको वैसा वाला सपोर्ट ना मिल रहा तो आपको लगता है सिर्फ हवाबाजी है।
लेकिन जब यहाँ आते हैं आपको सही में फील होता है कि मंत्री जी से लेके कर्मचारी से लेके और ब्यूरोक्रेट से लेके हर कोई आपको सपोर्ट की निगाह से देखना चाहता है। वो हर कोई आपको ये समझना चाहता है कि आपकी दिक्कत क्या है, बताइए, अगर हम कुछ मदद कर सकते हो तो बताइए। वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर देता है कि हम ठीक जगह जा रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मतलब जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने अमन जी आपसे अभी कहा कि कभी भी आप कोई स्ट्रक्चरल पॉलिसी बनाते हैं कंपनी की भी, तो आप ये देखते हैं कि आज ये सरकार के नियम है, ये कानून है और ऐसे काम व्यवस्था चल रहा है, तो हम ये आज फ्यूचर में कर पाएंगे। अगर वही पॉलिसी मेकर्स आगे भी काम कर रहे होंगे तो आपको पता होता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी बिजनेस की पहले चल रही थी, आप उसी को आगे रोल ऑफ कर सकते हैं, बनाते रह सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू बिजनेस स्टेबिलिटी, एकदम 100% दोनों का इंटरकनेक्शन होता है। लेकिन अंकुर जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगने की पूरी कोशिश हो रही है, टूल किट के तौर पर बुलडोजर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है, लेकिन वाकई आपको लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया गया है, ये एक सबसे मेजर फैक्टर है? मैम, लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ता है उसका मेन वजह यह है कि बंदों के पास रोजगार नहीं है। अगर जो बंदा सुबह 8 बजे फैक्ट्री जा रहा है और शाम को 6 बजे घर आ रहा है या 8 बजे घर आ रहा है, उसके पास अपराध करने का टाइम नहीं है। अपराध तभी बढ़ता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में हर 16वां व्यक्ति जो है शायद यूपी से है, हर 16वां जी। लेकिन जीडीपी में जो योगदान है वो 8% है, वो शायद 16% का टारगेट है अगर मैं गलत नहीं हूँ। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है योगी आदित्यनाथ जी का। हो पाएगा लग रहा है आपको? 2 साल, 3 साल, 5 साल? इन्वेस्टर समिट के पहले 0.25 ट्रिलियन थे। इन्वेस्टर समिट के बाद हम 0.65 ट्रिलियन हैं। तो आपको लगता है 0.35 रह गया? अब आपको लगता है हो जाएगा? मुझे लगता है कि हम 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। सर, मैं इस पर एक बात कहूँगा कि एक हम लोगों ने टारगेट रखा था योगी जी ने कि हम 20 लाख करोड़ या 33 लाख करोड़, जो भी टारगेट मुझे याद नहीं है, और इससे पहले जो 2 इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें जिलों में कुछ नहीं होता था। मैंने अपने बाराबंकी जिले में एक नई नज़ीर करी कि वहाँ जिला स्तर पे निवेशक भेजे, तो उसमें मुझे 833 करोड़ मतलब बाराबंकी जिले में मिला। बाद में वो 3000 करोड़ हो गया। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो गई थी, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गई, तो ये टारगेट बढ़ के काफ़ी हो गया। तो अभी आप जो टारगेट देख रहे हैं, मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब अगर ये सब सही इसी तरह से चला तो। अच्छा हरीश जी, एक सवाल, जैसे कुछ विपक्ष की तरफ से सामने ये आता है कि जो MOU साइन हो गए हैं वो सूट बूट पहनकर आए लोगों के साथ MOU साइन हो गए हैं, लेकिन जमीनी तौर पर उसका कितना असर होगा कितना नहीं होगा वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे अगर ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं जब इतना बूस्टअप मिल रहा है निवेश में? मेरे ख्याल से जो जितना भी अगर पास्ट का एक्सपीरियंस देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये जो MOU सिर्फ साइन हो रहे हैं और मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मटेरियलाइज हो रहे हैं इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया पा रही है सरकार, इसीलिए जेवर की तरफ ध्यान जा रहा है, इसीलिए हाईवेज की तरफ ध्यान जा रहा है। अगर सिर्फ प्रॉमिस के दम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, तो मुझे लगता है जरूर जमीनी हकीकत ये है कि जो MOUs हैं भले ही 100% नहीं हो रहे होंगे, 50% हो रहे होंगे, लेकिन जो हो रहे हैं उनका रेशियो बहुत स्ट्रांग है। 2018 में अगर आप देखें जो MOU हुए थे और अगर आप उसका ग्राउंड ब्रेकेज करें तो मुझे लगता है 70 से 80% वो पूरे हो गए हैं। 18 के बाद फिर हुई है, उसमें भी हुए हैं। अच्छा विनायक जी, यूपी के बाद कौन सी स्टेट, मतलब आपको लगता है इन्वेस्ट, अगर मैं प्रायोरिटी वाइज देखूं, नॉन पॉलिटिकल सवाल है ये, यूपी टॉप पर, चलिए मैं आपकी बात मान, यूपी के बाद किसको देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि यूपी टॉप पर जा रहा है, टॉप पे है नहीं, ग्रोथ में फास्टेस्ट है, ये बात सच है, लेकिन टॉप पे आज की डेट में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये स्टेट्स में जहाँ सालों से 40-50 साल से काम हो रहा था वो ऊपर हैं। और वहाँ से लर्निंग लेकर यहाँ बहनाना, आपको मैं क्लासिक एग्जांपल कहूँ कि दिल्ली NCR अब मैक्सिमम पे है, आप उसी रीजन से हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग पे चल रहा है सब कुछ। तो नेक्स्ट कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पर हम बहुत कुछ संभावनाएं कर सकते हैं। तो अगर आप कहें नेक्स्ट स्टेट कौन सा, तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट सबसे कम दिया जाता है। अभी मैं सिक्किम से आया हूँ, अद्भुत है वहाँ पे सिस्टम, और अच्छी चीज़ है कि लोगों में वहाँ पर काम करने की लालसा जैसे यहाँ पे है वहाँ पे भी है, और वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उतने अपॉर्चुनिटीज़ पहुँची नहीं थी, पहुँच रही हैं। और अभी हमने PM का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज़्यादा है। अभी हमने G20 की स्टार्टअप 20 की सिक्किम सभा भी की थी, मैं उसका अलायंसेस का को चेयरमैन हूँ,
G20 का, स्टार्टअप 20 का, और हमारा पर्पस यही था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को किस तरह से हम उस रीजन तक ले जाएं जहां पर आज सिक्किम को स्टेप सिस्टर कहा जाता है वहां पे, और बाकी 7 सिस्टर्स में, कि कहां डेवलपमेंट छूट रहा है वहां पर जाकर डेवलपमेंट करें, ना कि उनको दिल्ली से डेवलपमेंट की स्कीम्स भेजें। अच्छा, डबल इंजन की सरकार का बार बार जिक्र किया जाता है। ये कहा जाता है भाई अब जब सेंटर में आप एक पार्टी की सरकार और स्टेट में एक पार्टी की सरकार होती है तो ये डबल इंजन की जो रफ्तार है वो ट्रिपल या और तेजी से ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता benefit है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट चाह रहा होता है कि उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भारत सरकार से मिले, वो जल्दी मिल पाता है और समझ के साथ मिलता है। साथ में भारत सरकार जब प्रोग्राम्स और स्कीम्स बना रही होती है तो स्टेट उसके ध्यान में, जहन में होता है, तो वो दोनों चीजें ऐड करके ये डबल इंजन जो है एक्चुअली में 1 और 1 11 होता है, ना कि सिर्फ डबल होता है। बोलिए अंकुर जी, फायदा होता है? फायदा मतलब तो है। सेंटर में भी एक पार्टी की सरकार और स्टेट में भी, तो उससे यूपी के लोगों को फायदा हो मैं रहा है। आपको इसका उदाहरण दूं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं हमारे अभी, वो एयरपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, हाईवेज़ हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक हमारे यहाँ पुल था कुकरेल नदी का, 7 साल से नहीं बना। उस कुकरेल नदी के पुल की वजह से लाखों आदमी इधर से उधर नहीं जा सकते थे, वो 3 महीने में बन गया। हाईवेज़ भी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फ़ायदा है, फ़ायदा तो है ही। नहीं, जब दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो काम थोड़ा स्लो हो जाता है, खैरी जी। देखिए, कमिटमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। काम स्लो या उसका मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक कमिटमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है कि अगर आपको पता है कि जो स्टेट बोल रहे हैं और सेंटर में भी अगर सेम सरकार है और जो स्टेट कमिटमेंट दिखाना चाह रहे हैं अपने हाईवेज को लेके या अपने पोर्ट्स को लेके, जिस भी चीज़ को लेके या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो कमिटमेंट की वैल्यू ज़रूर ज़्यादा लगती है कि अगर ये बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता हो। यानी कि स्पीड बढ़ जाती है डबल इंजन स्पीड की का सरकार ज़रूर रहती। एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रहता है कि जो बोला जा रहा है ये डिलीवर हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि अगला फोकस हमारा नॉर्थ ईस्ट रहेगा। देखा जाता था कि इन्वेस्टमेंट जो है गिने चुने शहरों में होता था, उत्तर प्रदेश के, चाहे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया या लखनऊ हो गया। अब 75 जिलों में सबसे ज्यादा टारगेट किन किन जिलों में है? झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ तो खास तौर से क्योंकि हेडक्वार्टर है चीज़ों का। और इसमें सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद सरकार का देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यालय को जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड से जोड़ा है, उससे हमारे लिए अच्छे टैलेंट को सर्च कर पाना और उनका अपने ज़िले में काम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि हमें अब रिसोर्स कम दाम पे मिलता है। अगर कोई झांसी का बच्चा लखनऊ नौकरी करता तो शायद उसकी थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा होती, बनिस्बत वो घर पे जब काम कर रहा है तो थोड़ा हमारे लिए आसान रिसोर्स हो जाता है। साथ में हमारे लिए वहाँ तक ट्रैवल कर पाना अगर पहुँच ही ना हो तो हम ग्रोथ कैसे लाएंगे। और आपने अगर पिछले साल की रिपोर्ट देखी ही होगी, विश्व के 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है आगरा। सो यूपी में इतना ग्रोथ जो हो रहा है उसमें